जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय हम रखेंगे, तन से अपना घर भूलो, मन से नहीं। तन से अपना व्यवहार भूलो, लेकिन मन से नहीं। तन से अपना रिश्तेदारी, नातेदारी, अपना देश तन से भूलो, लेकिन मन से मत भूलो। मन से भूल जाने पर उसका बहुत दुष्परिणाम होता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मान लो आप अपना घर छोड़ करके कहीं चले गए, तन से चले गए लेकिन मन से नहीं जाते हो। मन से अगर चले गए, मन से अगर अपने घर को भूल गए, तो फिर घर वापस कभी आ नहीं सकते। ये बात हर मनुष्य को सोचना चाहिए। लेकिन हमारे भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं कि तन से नहीं भूलते, लेकिन मन से भूल रहे हैं अपना घर द्वार, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार और भाषा, वेशभूषा। देखो, हमारा भाषा के ऊपर कहने का मतलब है ये बात। इस समय में कोई पूछे कि भाई कितना समय हुआ है, कितना बजा है, तो क्या पूछेगा? ए भाई, इस समय क्या टाइम हुआ है? देखो, टाइम शब्द जो है अंग्रेजी शब्द है, अपना भारतीय हिंदी शब्द नहीं है। तो धीरे धीरे करके हमारे समाज में लोग टाइम शब्द को ही अपना लिए, समय भूल गए। हिंदी में क्या कहते, टाइम को पूछा जाए तो कहेंगे कि टाइम। अभी आज धीरे धीरे हमारे समाज में लोग शौच जाना होता है तो क्या कहते कि हमको टट्टी जाना है। शौच तो भूलते जा रहे हैं। शौच जाना हो तो कहेंगे क्या? बाथरूम जाना है। पेशाब जाना हो तो क्या कहेंगे कि बाथरूम जाना है। उनसे पूछा जाए कि भाई बाथरूम का अर्थ क्या होता है, बाथरूम कौन सा शब्द है, कौन सी किस भाषा का शब्द है, तो ये भी उनको पता नहीं है, कहेंगे कि हिंदी है। फिर आज एक शब्द जो है बहुत ज़ोर शोर से समाज में पकड़ता जा रहा है, बहुत ज़ोर शोर से लोग अपनाए जा रहे हैं। चिंता ना कह करके टेंशन कहना शुरू कर दिया। अरे भाई, क्या टेंशन ले रहे हो, क्या टेंशन किए हो? चिंता शब्द तो भूलते ही जा रही हैं। और जैसे समस्या है, हम एकदम बिल्कुल अनपढ़ गंवार हो या कुछ भी हो, क्या कहते लोग, भाई क्या है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। देखो, प्रॉब्लम शब्द जो है हिंदी का नहीं है, टाइम शब्द हिंदी का नहीं है, टेंशन शब्द हिंदी का नहीं है। ऐसे बहुत से शब्द अपने भारतीय भाषा को लोग भूलते जा रहे हैं। उनसे पूछा जाए कि इसका हिंदी क्या होगा, तो लोग कहते नहीं नहीं, यही हिंदी है, ये हिंदी ही मैं बोल रहा हूँ। पर थोड़ा तो ये जो है लोग पता नहीं क्या होगा, बस ये जो है आप भूलते जा रहे हैं अपनी भाषा। थोड़ा सा हटाओ इधर, थोड़ा हटा तो ऊपर। तो कहने का मतलब बस कि देखो, ये लोग मन से भूलने का कारण ये हुआ। देखो, अपना घर छोड़ करके कहीं चले गए किसी के महल में, तो अपना महल उसको मान बैठे कि हमारा है, कितना भी सुंदर हो, कितना भी कीमती हो, और अपना घर मन से तन से सब भूल गए। एक दिन क्या होगा, वो महल वाला कहेगा, अरे भाई अपने मकान में जाओ, अपने घर में जाओ, हमारा ये है, हमारा घर खाली करो। फिर कहोगे कि नहीं नहीं, ये तो हमारा है, कारण कि आप तन से ही नहीं, मन से भूल गए अपने घर को। आपको पता नहीं कि हमारा घर कहाँ है, तो फिर आप कहाँ जाओगे? अब ये होगा, वो कहेगा कि भाई, आप कहोगे नहीं हमारा है दूसरे के घर को, तो कहेगा कि भाई ठीक है, तुम्हारा है तो सबूत दिखा दो। सबूत तो आपके पास है नहीं, केवल मन से मान बैठे हो कि हमारा है, लेकिन मन से कहने से होगा नहीं, उसका सबूत दिखाना पड़ेगा। सबूत दिखाए बिना आप वहाँ एक मिनट भी टिक नहीं सकते हो। वो घर वाला या महल वाला आपको भगाना चाहे, जब चाहे तो भगा सकता है। आपका हिम्मत नहीं है कि हम रुक सके बिना सबूत का, तो आप क्या होगा, आप अपने घर के तो भूल ही गए, और वहाँ से भी निकाले गए तो कहाँ आओगे? रोड पर आ जाओगे, यानी रास्ते में आ जाओगे। घर के ना घाट के कहावत है,
धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, वही हाल हो जाएगा आप सबका। तो आज हमारे कहने का मतलब ये है, ये सब विदेशी वेशभूषा भाषा सब अपनाते जा रहे हो, आप फिर भी कहते हो बहुत गौरव से मेरा भारत महान, तो कैसे कह सकते हो? एक दिन वही विदेशी कहेंगे कि भाई अपना भारत महान कहते हो तो महानता का सबूत तो दिखाओ। जब आप सब लोगों के पास सबूत नहीं रहेगा तो एक दिन कहना ही पड़ेगा उसी समय कि मेरा भिखारी भारत महान भिखारी, महान कंगाल, महाकंगाल, ये कहना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। वो लोग कहेंगे कि भाई अपना सबूत दो, या न तो मानो कि मेरा भारत महाकंगाल महाभिखारी। तो आपको स्वयं अपने मुंह से कहना पड़ेगा कि मेरा भारत महाकंगाल महाभिखारी। जिस मुंह से शान से बोलते हो कि मेरा भारत महान, उसी मुंह से कहना पड़ेगा मेरा ये भारत महान भिखारी, भिखारी महान कहना पड़ जाएगा। अगर इससे बचना चाहते हो तो अपने वेशभूषा भाषा को मत छोड़ो, मत भूलो, उसको अपनाओ। अपने ही कुछ भी रहे उसमें अपना गौरव होता है। देखो एक उदाहरण में, कहीं जाते हो, किसी के घर में कई दिन रुकते हो, आपका टूटी फूटी झोंपड़ी है, उसी में आकर के अपना शान समझते कि हमारा शान है, गौरव है। ठीक इसी प्रकार से आपका शान, आपका गौरव, आपकी महानता अपना वेशभूषा भाषा में ही है। अपने वेशभूषा भाषा संस्कृति सभ्यता को मत भूलो। अभी अभी कुछ दिन पहले का बात है, ज़्यादा दिन नहीं है, करीब 10 दिन हुआ होगा। हम रहे अयोध्या में, वहाँ कुछ लोग आसाम के आए हुए थे। उस आसामियों को देखा हमने, उनकी सभ्यता और संस्कृति, वहाँ की पहनावा, तो हमें भ्रम हुआ कि लगता है ये गुजरात के लोग हैं। कारण कि गुजरात में एक भरवाड़ जाति होता है, भरवाड़ के तरीके उनका थोड़ा सा मिलता जुलता पहनावा था। तो हमने पूछा कि आप लोग कहाँ के रहने वाले हो? उन लोगों ने बताया कि मैं आसाम का हूँ। तो हमें समझ में आ गया कि इनका वेशभूषा भाषा, ये वेशभूषा यही मने है। इन्हें गुजरात के और आसाम का थोड़ा पता नहीं किस वर्ण से थे, किस जाति से थे, ये हमने नहीं पूछा, लेकिन भरवाड़ का और उनका मिलता जुलता पहनावा वेशभूषा था। तो ये हमें बहुत, उन लोगों को हमने धन्यवाद दिया कि बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, अपने भाषा को, ये वेशभूषा को अपनाए हुए। भाषा तो आपका आसामी है ही, लेकिन अपने वेशभूषा को अपनाए हो, अपने संस्कृति को आप लोगों ने नहीं छोड़ा है। देखो ये पहचान है कि ये इस क्षेत्र का व्यक्ति है। इसीलिए प्राचीन काल में वो उस समय भारत में महाराजा पृथु हुए थे। तो महाराजा पृथु कहते हैं कि राजा का कर्तव्य है वहाँ के लोगों का वर्ण व्यवस्था और आध्यात्मिक राज्य की व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था बनाए रखना। यानी वर्ण व्यवस्था में सब कुछ आ गया। वर्ण व्यवस्था में यह है कि जिसका जो काम है वो अपना काम करे, जिसका जो वेशभूषा है वो अपना रखे, जिस क्षेत्र का जो भाषा है वेशभूषा वो अपना अपना रखे, ये ख़त्म करना नहीं है। तो देखो राजा का कर्तव्य कहते कि कर लेना ही नहीं है, समाज में शांति बनाए रखना, आध्यात्मिक शिक्षा को बनाए रखना, सद्भाव बनाए रखना और वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना, यही जो है उस समय का था। तो देखो उसमें कारण ये है कि कोई उथल पुथल नहीं होता है, जिसका जो कार्य है अपना अपना वर्ण सभी कार्य करते रहेंगे। आज तो हम क्या देखते, पंडित जी का काम चमार जी कर लिए और चमार जी का काम पंडित जी कर लिए। हम बहुत से जगहों में देखा कि जूता का दुकान पंडितों का है। अब बताओ बेचारा वो ये काम जो है चमार का है, जो मोची का है वो पंडितों का जूता का काम अपना लिए और पंडिताई का काम उनका है ही। तो बताओ वो बेचारा मोची कहाँ जाएगा, कैसे उसका खर्चा चलेगा? इसलिए अब पंडित का काम चमार लोग अपना रहे हैं, तो ब्राह्मणों के पंडितों के दिल में दर्द हो रहा है कि हमारा काम तो अपना लिया, क्यों भाई दर्द हो रहा है? उसका काम तुम्हें शर्म नहीं आया अपनाने में? तो उसको क्या शर्म है, उसका खर्चा कैसे चलेगा? इसलिए पहले वर्ण व्यवस्था था कि जहाँ जो है अपना अपना कार्य करे,
संतुलन सबका बना रहे, यानी सामाजिक संतुलन न बिगड़े, इसलिए वर्ण व्यवस्था था। लेकिन आज इस समय में कुछ समाज में ऐसे धूर्त हैं, उसको क्या कहते हैं कि मनुवादी सिद्धांत है, मनुवादी सिद्धांत को लागू किया जाएगा तो ये सब बिगड़ जाएगा। बिगड़ेगा नहीं, बनेगा। इसका जो कार्य है अपना अपना कार्य करे तो संतुलन बना रहेगा। मान लो अभी यहीं हमारे पास में नदी है और नदी में जो है मलाह जाति लोगों का काम है, निषाद लोगों का नाव चलाने का। अब वहाँ जाकर के क्षत्रिय ब्राह्मण नाव चलाने लगे तो बेचारे वो निषाद क्या करेंगे, उनका रोजी रोटी कैसे चलेगा। देखो ठीक इसी पर जैसे नाई का काम है, बहुत लोगों ने हम देखा अपना लिए। अब वो नाई बेचारे दूसरा काम करने लगे तो लोगों को दर्द हो रहा है कि हमारा काम अपना लिए, भाई तुम उसका काम ले ली तो क्या करेगा, उसको अपने जीने खाने के लिए कुछ दूसरा व्यवस्था अपनाना पड़ेगा। इसलिए अगर लो ये तो हमारा काम अपना लिया, भाई उसका काम मत अपनाओ तो फिर आपके काम को क्यों अपनाएगा। जैसे हमने मोची और ब्राह्मणों के ऊपर उदाहरण दिया, इसी तरह से सब देखो सामाजिक संतुलन के लिए उस समय राजाओं का दबाव था, कहना था कि अपना अपना जिसका जो कार्य है अपना अपना कार्य करे, अपना अपना कार्य कोई छोड़े नहीं। आज तो लोग कहते हैं हम पढ़ लिख हम वो काम करेंगे, तो ठीक। अब फिर मोचियों को भी दर्द नहीं होना चाहिए। अरे पंडित जी जूता का काम कर लिए, तुम चले जाओगे पंडिताई करोगे तो वो जूता का काम तो करेगा ही। तो देखो अपना अपना मान प्रतिष्ठा अपना गौरव बनाए रखना चाहते हो तो देखो अपना अपना भूलो मत। यही है वर्ण व्यवस्था, यानी जिसका जो कार्य है अपना अपना कार्य करे तो संतुलन बना रहेगा और उस काम को करने में वो व्यक्ति सक्षम भी होता है, कारण कि उसका वंशजीय पेशा यानी वंशजीय उद्योग धंधा है। इसलिए उस परिवार का बच्चा उस बारे में उस कार्य के बारे में पूरी जानकारी होता है, कार्य को करने में सक्षम होता है। इसलिए जो जिस वर्ण का है वो अपना अपना कार्य करे तो सामाजिक संतुलन बना रहेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगा। तो देखो हम ये उठाए भाषा के ऊपर, तो देखो हमारे कहने का मतलब इसी तरह से जिसका जो भाषा है, जिसका जो कुछ भी है वो अपना अपना करके रखे। जिस देश का जो भाषा हो, वेशभूषा हो, सभ्यता संस्कृति हो, अपना बना करके रखे। हम इसी तरह से भारतवासियों को भी कहेंगे, भारतवासियों अपना अगर गौरव शान समझते हो, मेरा भारत महान कहना चाहते हो तो कभी अपना वेशभूषा भाषा को भूलो मत, अपने संस्कृति को भूलो मत। अगर कंगाल कहना ही मुंह से कि मेरा महान कंगाल भारत, तो महान कंगाल कहना हो, महाभिखारी कहना हो तो भूल जाओ। देखो पढ़ो दूसरा भाषा, अंग्रेजी ही नहीं सभी भाषा सीख लो पूरे विश्व का, लेकिन अपनी माँ की भाषा नहीं मातृभाषा मत भूलो। अपना हिंदी को मत भूलो, अपना बांग्ला तेलुगु मलयालम पंजाबी गुजराती मराठी असमिया कुछ भी भाषा मत भूलो। अपने अपने भाषा को अपना करके रखो, पकड़ करके रखो। सब भाषा सीख लो, विश्व के सभी भाषाओं को। हम भाषा के लिए विरोधी नहीं है, लेकिन हमारा कहने का मतलब है अपना मत भूल जाओ। अपना तो याद रखो, तन से सब अपना लो लेकिन मन से मत अपनाओ। थोड़ा देर के लिए सीख लो समझ लो, लेकिन मन से अपना कुछ भी मत भूलो, नहीं तो एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा और हमारे बातों को बहुत लोगों को मिर्ची जैसी लगेगी, लेकिन बाद में ये सब लोगों को बहुत मीठा लगेगा, यानी चीनी से भी बहुत मीठा लगेगा। लड्डू पेड़ा बर्फी की तो बात छोड़ दो, जलेबी की तो बात छोड़ दो, रसगुल्ला की बात छोड़ो, चीनी सबसे अच्छा चीनी से सारी मिठाइयाँ बनती है, चीनी से भी बहुत मीठा अच्छा लगेगा। कारण कि हम वैदिक कालीन शिक्षा नीति के बारे में बहुत दिनों से कहते चले आ रहे थे, लेकिन कि कोई सुना नहीं। हमारे बहुत पहले 200 वर्ष पहले से रामकृष्ण परमहंस ने आवाज़ उठाया था, लेकिन रामकृष्ण परमहंस का बात किसी ने नहीं सुना। उसके बाद शिक्षा कमीशन, कोठारी कमीशन, राधा कृष्ण आयोग, ये 3 समितियां बनी और लेकिन किसी ने नहीं सुना। ये रामकृष्ण मिशन का हम बात बता रहे, रामकृष्ण मिशन था उनका,
ये रामकृष्ण परमहंस का। तो उसी समय से बात चल रहा है कि भाई वैदिक सभ्यता को अपनाओ, लेकिन अब भारत में धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। इससे हमने कल ही एक विचार सुना, अश्वनी उपाध्याय है जो सुप्रीम कोर्ट के वकील, अब उनको ये महसूस हो रहा है, अब इसका प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। और भारत में तो हमारे नरेंद्र मोदी जी है ही, वो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। अगर वैसे व्यक्ति अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री बन गया होता तो ये देश में असभ्यता आती ही नहीं, भारतीय सभ्यता संस्कृति होती, शिक्षा व्यवस्था होता, हमारे समाज में किसी तरह का बेकारी नहीं होता, हमारे समाज में आज जो भ्रष्टाचार, अश्लीलता, छल कपट प्रपंच जो फैला हुआ है, चोरी बदमाशी डकैती, ये सब नहीं होता जब वैदिक व्यवस्था होती तो। कारण कि वैदिक कालीन शिक्षा नीति ऊंची कोटि की है। आप लोग गूगल पर भी देख सकते हो, आप लोगों के इंटरमीडिएट के पुस्तक में भी, शिक्षा शास्त्र में भी पढ़ाया जा रहा है। और जो हमारे बच्चे डिग्री प्राप्त करते हैं बीएड का, तो बीएड वाले पुस्तक में भी सारी बातें बताई गई है, जिसको देखना हो। वैदिक कालीन देखो, उत्तर वैदिक कालीन को छोड़ दो, उत्तर वैदिक कालीन में भ्रष्टाचार आ चुका था, कुछ बदमाशी किए हैं लोग, शिक्षक लोग। लेकिन वैदिक कालीन जो अच्छा है उसको हमें अपनाना चाहिए, बुराई को छोड़ो। ये नहीं कि वैदिक कालीन के नाम पर सबको वैदिक कालीन करके छोड़ दो, ये अच्छा भी चला जाएगा। इसलिए देखो, अच्छा को अपनाओ, गलत को छोड़ो। इसीलिए कहा कि साधु चाहिए शुभ शुभाए, सर को गह रखे थोथा दे उड़ाए। आप लोग को अगर अच्छा बनना चाहते हो, शांति से जीना चाहते हो, तो वैदिक कालीन शिक्षा नीति को अपनाओ, अपना करके आगे बढ़ो, शांति से जियो, कल्याण से अपना कल्याण करो, आगे आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।